धर्म गुरु किसके हैं? बौद्धों के हैं। हम नेतृत्व किसका करते हैं? बौद्ध धर्म का करते हैं। इस आंदोलन में भले ही ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन था, लेकिन धर्म गुरुओं की गरिमा को गिराने का काम नहीं किया। जब नेतृत्व करता ही भिक्षुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को लेकर के थाने में बैठ जाना, एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को अधिकारियों के सामने बिठा देना, यह गलत था। हमने पहले भी कहा था, किसी भी ज्ञापन को देने के लिए भिक्षुओं को मत लेके जाओ। ज्ञापन देने का काम इस धरने की जो समिति बने उसमें उपासक लोग हो, उपासिकाएं हो, वो जाए और ज्ञापन लेके जाए। पुलिस प्रशासन से डायलॉग करने का काम उपासक करे, भिक्षु दिशा निर्देशन करे, भिक्षु धरने की व्यवस्था को धर्म के अनुसार करे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अब से पहले जो नेतृत्व करता है उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस भी जानती है कि यहां भिक्षुओं की कोई गरिमा नहीं है, तो उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। लेकिन हम, पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा करती है, इस पर हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब हम अपने साथ होने वाले व्यवहार की फिक्र नहीं करते हैं, हमें फिक्र आंदोलन की है। क्या लगता है प्रशासन और लामा जी का मिली साठगांठ? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि साठगांठ है, लेकिन प्रशासन से गुपचुप बात करना, आंदोलनकर्ताओं को विश्वास में लिए बगैर, मैं अकेला आंदोलनकर्ता नहीं हूं, मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा हूं। विनाचार्य जी उसके एक हिस्से हैं, और वहां बैठे हुए सैकड़ों लोग उसके हिस्से हैं। हजारों लोग जो दूर बैठे हैं हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था में जनबल जुटा रहे हैं, हमारे प्रति फिक्रमंद है, वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जब कोई विषम परिस्थिति आती है, सामान्य परिस्थिति में नेतृत्वकर्ता निर्णय लेते हैं, सामान्य परिस्थिति में जो आंदोलन के मुखिया हैं वो फैसला करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आती है तो उन्हें सबको पूछना पड़ता है। आकाश लामा जी ने, बनते प्रज्ञा सिंह जी ने यहाँ समाज की और आंदोलनकर्ताओं की उपेक्षा की है, उसका परिणाम है कि प्रशासन हावी हो गया, आंदोलन कमजोर हो गया। सर, 3 दिन पहले आप क्यों अलग हो गए, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि बनते राहुल जी क्यों चले गए, और कह रहे हैं कि बर्तन तक ले गए, वो प्लेट चम्मच ये सारी चीजें ले गए, शुगर के नाम पे पैसे ले गए। सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप कोई भी बता दो कि मैं आंदोलन से अलग हुआ, मैं आज भी आंदोलन से अलग नहीं हुआ। मेरी एक अलग परिस्थिति थी, जो धरने को सफल बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों की व्यवस्था को संभालने के लिए, चूंकि आंदोलन का स्वरूप भिक्षुओं के हाथ में था, भिक्षु नेतृत्वकर्ता कहे जाते रहे हैं, तो मेरा प्रयास था कि भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मैं बार बार भिक्षुओं का आह्वान कर रहा था, उस आह्वान पर सैकड़ों भिक्षु आए, उस आह्वान पर श्रामडेर आए, सामनेरी आए, उस आह्वान पर उपासक उपासिका आए। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार कुछ उपासक उपासिकाओं ने सामने बन करके इस आंदोलन में भाग लिया। अब मेरे सामने 200 से ज्यादा जीवनधारी लोग थे। ये जिम्मेदारी तो धरने की थी, धरने की मैनेजमेंट की थी, लेकिन मैं देख रहा था 5 दिन लगातार प्रयास करने के बाद कि वहां का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं था। वो माइक लेकर के अनाप शनाप बोल रहे थे, नाम लिए बगैर गलत भाषा बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बिना नाम लिए बोल रहे हैं, कल नाम लेके बोलेंगे और लोग मानेंगे कि मैं धरने को खराब कर रहा हूं, विघटन कर रहा हूं। तो इस बात से मैं चिंतित होकर के धरने को कोई आंच ना आए,
धरने पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, मैंने बिना किसी को बताए जो 200 सामने भिक्षु थे उनकी मैंने बाहर अलग से व्यवस्था कर दी ताकि उनका भी मनोबल ना गिरे और धरने का भी कोई मनोबल ना गिरे। सुनिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने धरना छोड़ा है। मैं किसी भी योजना में बाधा नहीं बनना चाहता था, मेरी वजह से कोई बाधा न बढ़े, ये फैसला मेरा उसलिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने धरने को छोड़ा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं धरने से अलग हूं। मैं आज भी धरने के साथ हूं, जब भी मैं धरने के साथ। लेकिन बंदे पाल ने आपके ऊपर में चीवर घोटाले का भी आरोप लगाया है, उसके बारे में बताइए, क्या चीवर घोटाला क्या है? देखिए, चीवर पहनने वाला क्या चीवर का घोटाला करेगा? ये धरने की मैनेजमेंट का फैसला था कि आने वाले भिक्षुओं को हम चीवर दान करेंगे, सामनेरों को चीवर देंगे। उसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था की, चीवर मंगवाए। मेरे पास 180 नए लोग आए, उन्होंने 180 चीवर दिए। उन्होंने पहले वो सारे आज भी चीवर में हैं। जो चीवर दिए थे वो चीवर लोग पहले बैठे हैं, उसमें क्या घोटाला हो गया? दूसरी बात, जो और भिक्षु वहां रह गए जिनको नए चीवर देने थे वो नहीं दिए, उनके हाथ में है। छोटे आरोप छोटी मानसिकता के लोग लगाते हैं। फिर भी अगर लगता है कि वो 180 चीवर मैं लेके गया हूं, 12 तारीख की शाम को हम उनको लौटा देंगे। तो चीवर तो भिक्षु के लिए होते हैं, चीवर धरने पर शोभा के लिए नहीं होते। भिक्षुओं को दान दिया है, भिक्षु ने पहने हैं, सामनेरों ने पहने हैं, सामनेरियों ने पहने हैं, ये कोई आरोप थोड़ी ना है। और रही बात ये, जब बर्तनों की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी ओछी हरकत है। जब ये धरना शुरू हुआ, मैंने आगरा से बिछाने के लिए कारपेट, हरे रंग की मेज, सफेद चदरें, सफेद पर्दे और 20 कुर्सियां आगरा से खरीद करके भिजवाई थी इस आंदोलन में। क्योंकि बैठने में दिक्कतें आ रही थी, मैं पहले दिन जाके बैठा था जब हम बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन तक पॉलीथीन की पन्नी पर बैठे थे, तो मैंने वहां से जाते ही ये सारी व्यवस्था की। मैं धरने के लिए बहुत व्यवस्था में लगा हुआ था। मैं धरने पर देख रहा था 2 महीने से कागज की प्लेट पर खाना खा रहे थे और खाते खाते खाने का स्वाद भी बिगड़ गया था। मैं चाहता था कि भिक्षुओं का सम्मान बढ़े, लोग भिक्षुओं की गरिमा को समझे। इसलिए मैंने खुद जाकर के बाजार से स्टील की प्लेट, स्टील के कप, स्टील की चम्मच, चाय के कप लेकर के आया और न केवल भिक्षुओं को बल्कि सारे उपासकों को 3 दिन तक खाना खिलाया। चूंकि वो सारे भिक्षु सामने मैं बाहर लेके गया, उनको खाना किस में खिलाता, तो मैंने वो सारी क्रॉकरी का इस्तेमाल उनको खाना खिलाने में किया। ना तो वो दान दी गई थी, ना धरने की थी, ना धरने की व्यवस्था में किसी ने पैसा दिया। और फिर भी इनको लगता है कि धरने में आवश्यकता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद हम उनको लौटा भी देंगे। वो व्यवस्था के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं बहुत ज्ञान नहीं रहता हूं, और बर्तन लेके कौन कहां जाएगा? ये धरने का हिस्सा है, मैंने उन सब की व्यवस्था के लिए खरीदा है। तो ये सब छोटे आरोप हैं। बड़े गुनाह को छुपाने के लिए छोटी छोटी बातें की जाती हैं। पंडित जी, गुटबाजी चल रही है, ऐसे में गुटबाजी में जो हमारा जो प्रश्न है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, क्या ये हल हो जाएगा? देखिए, मैं बता रहा हूं, ये राजकरों की राजनीति आपकी बात तो सही है। मैं कहता हूं हम किसी गुट में नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूं, मैंने आकाश लामा जी का, बनते प्रज्ञा सिंह जी का नेतृत्व स्वीकार किया और मैंने कहा भी था आपके नेतृत्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बनते प्रज्ञा सिंह के नेतृत्व पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी भूमिका में हैं, हम इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। हम किसी भी गुटबाजी का शिकार नहीं होंगे और गुटबाजी होने भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये रहा, जैसे जैसे मजबूती के साथ हमने काम किया, इन्होंने खुद अपना गुट बना करके हमसे हर बात को छुपाने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे हो, पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं,
मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने में काम करना था। और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसी पर कोई अविश्वास नहीं करते। मैंने आज तक किसी पर आरोप नहीं लगाया। आरोप अब जो लग रहा है, हम सबके बोध ज्ञान में होने के बावजूद भी एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया कि धरने को स्थगित किया जाता है, हमें क्यों नहीं बताया गया? हम पूरी ताकत के साथ यहां बैठे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? हमसे क्यों छुपाया गया? बिहार के लोकल लोग जो दिन रात यहां सेवा करने आते हैं, दिन रात यहां काम करते हैं, उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? अगर प्रशासन का कोई बड़ा दबाव था तो आकाश लामा जी को, भंते प्रज्ञा सिंह जी को वहां से बात करने के बाद आकर के धरना स्थल पर अगर पब्लिक में ना सही तो 150 लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए थी कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, फैसला आपको करना, बताओ हम क्या करें। और एक मिनट मैं कहना चाहता हूं, जो संघ का फैसला होता हम उस संघ के फैसले के साथ। ये फैसला संघ का नहीं हुआ, संगठन का फैसला नहीं हुआ, ये व्यक्ति का फैसला है। और एक बात मैं और बता दूं, आपके साथ नहीं पूछूंगा। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जिक्र करते हैं, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। आज तक लामा जी ये नहीं बता पाए। मैं मेंबरशिप की बात कभी नहीं करता। हम बिल्कुल भी जब भी कहा था कि हम मेंबरशिप की बात, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए, धरने के लिए एक समिति का होना जरूरी होता है। जो बनी है वो सिर्फ आपको बताने के लिए, उसका कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। फैसला लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये समाज के साथ, भिक्षु संघ के साथ और आंदोलन के साथ एक विश्वासघात है। इसलिए आपको लगता है कि हमारा गुट है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा कोई गुट नहीं है। हम अलग से कोई काम नहीं करने वाले, हम अलग से कोई व्यवस्था की बात नहीं करने वाले। अभी तक भी हम उसी धरने के लिए काम करते रहे थे और आज उसी धरने के लिए काम करते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे नाम से कोई अलग गुट नहीं होगा। तो आप सब धरना पे बैठेंगे वहां पे? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम पहले देखने दो, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, बात करेंगे। हम उन्हें कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा तक कम से कम हमें सोचने समझने का अवसर दो। जो लाखों लोग आ रहे हैं, अभी आपने भंते विनय जी, ये आपने आह्वान क्यों किया? कोई भी आह्वान आंदोलन कोई व्यक्ति कर सकता है। अब मैंने भी कहा सभी भिक्षुओं को आना चाहिए। क्या इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? आंदोलन में हम रोज कहते हैं सभी उपासकों को आना चाहिए। ये नीतिगत फैसले नहीं होते, ये उस धरने की शक्ति के कामयाबी के लिए कहा जाता है। इन्होंने कहा 12 लाख आएंगे, ये कहते 12 करोड़ भी आएंगे, तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज होती है क्या? राजनेता कार्यक्रम करते हैं तो लाखों लोग आएंगे और आते सैकड़ों। ये पब्लिक ओपिनियन रहती है, पब्लिक में मैसेज देना होता है। और ये सब किसके लिए थे? क्या इन्होंने ये कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने जब भिक्षुओं से आह्वान किया तो क्या मैंने कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने मार्च के महीने में ही कहा था सारे भिक्षुओं को इस बार बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार मनानी चाहिए। तो ये सारे आह्वान धरने को ताकत देने के लिए थे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं थे। मेरे भंते जी, आपका प्रेस वाले को 11 घंटा थाना में बंद करके रखा गया। उस पे अंतानी जी आपसे पूछते हैं तो फिर रात में प्रेस के साथ में यहाँ के थाना अध्यक्ष बदतमीजी करते हैं और उनका पेपर हैं, इसलिए कि वो परिचित भी हैं। इसका क्या लग रहा है आपका पत्रकार? जैसा लामा जी सामने पूछा था, उन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है और हमने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। अब मुझे ज्यादा नहीं पता कैसे हैंडल किया है। पंडित जी वहाँ धरना स्थल पे बैठना शुरू करेंगे? हम धरना स्थल पे ही बैठे हैं, बाहर कहाँ है? थोड़ा सर को बोले।